तालमेल खाती है। मैं इस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आपको एक बार पुनः उनकी शुभकामना आशीर्वाद आप सबको मिला ही है। कल पुनः शुभकामना रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में जब ये ईवी व्हीकल्स पर काम शुरू हो गया था, भारत में उस पर 2014 के पहले ठीक से सोचा तक नहीं गया था। लेकिन माननीय मोदी जी ने, सरकार का काम क्या है? काम तो आप करते हैं, उद्यमी आप हैं। सरकार का काम है आपको वातावरण प्रदान करना, इकोसिस्टम में आपको हेल्प करना, आपको इंकरेज करना। बनाते आप हैं, आगे बढ़ाते आप हैं। इसकी भी कोई सार्थक पहल नहीं हुई थी, लेकिन 2014 में मोदी जी ने आते ही 2015 में फेज 1 के माध्यम से इसकी शुरुआत की और हाथों हाथ उद्यमियों ने उसको स्वीकार किया, उसमें अपना योगदान दिया। वो शुरुआत थी नाम मात्र की, लेकिन उसके बाद जो रिस्पांस आया आप सबका, उस रिस्पांस से उन्होंने 10,000 करोड़ की फेम 2 स्कीम के द्वारा आप सबके बीच में यह जो भारत की इस ईवी फील्ड के आगे प्रगति के बारे में जो कंसेप्ट रखा और उसको आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया। आप उसमें काफ़ी आगे आए। मेरे पास विषय बहुत विस्तार में रखने का, लेकिन मैं संक्षेप में चीज़ों को करूंगा क्योंकि सभी हमारे आदरणीय लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिन सब लोगों को भी विषय रखना है। तो मैं इस विषय में आपको इतना बताना चाहूँगा कि 10,000 करोड़ की इस स्कीम में जो रिस्पांस आया, उसके चलते आज हम इस देश में लगभग हमारी योजनाओं से 12 लाख से भी ज्यादा ईवी वाहन आज भारत की सड़कों पर चल रही हैं। इसके अलावा आपके अपने प्रयत्नों से इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या है। वो संख्या सियाम के आंकड़ों से आप सबके अवगत आप खुद ही रहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने, और गुजरात में भी इसने सदा अहम भूमिका अदा की है। मैं अगर आज इस विषय में जहाँ गुजरात में ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में जाऊं तो हमारी फेम इस स्कीम में लगभग 500 करोड़ के लगभग और 1,10,000 ईवी के दावे प्राप्त हुए। हमारे विभाग ने केवल लगभग 500 करोड़ के आगे पीछे खुद ही इस गुजरात राज्य में भी अपनी छूट को, सब्सिडी को प्रोवाइड किया है। और इसके साथ साथ अभी इनको अभी तक के फेज में करीब 302 करोड़ के ज़्यादा तो छूट सैंक्शन करके दे दी गई है और शेष प्रोसेस में है। तो इतना गुजरात ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और आज इसमें ये हमारी स्कीमों में आज यंगस्टर का जो पार्टिसिपेंट है, 2 व्हीलर में बहुत ही तेजी से उसमें भाग ले रहे हैं। और चूंकि 4 व्हीलर हम लोग कमर्शियल पर दे रहे हैं, प्राइवेट पर तो खुद ही लोग एक से एक लग्जरी वाहनों में आगे चीजें जा रहे हैं। उसमें भी भारत सरकार अपनी ऑटो पीएलआई के माध्यम से उनके लायक गाड़ियां बनाने के लिए कई अच्छी पहलें कर रही है, जिसमें आप सबका सकारात्मक योगदान है। तो इन सब दृष्टि से मैं केवल आपको ये बताना चाहूँगा कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हमने आगे जो, और हम जब इसमें फेम और फेम 2 के रिस्पांस को देखते हुए सरकार को लगा कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएं और कैसे इस देश के अंदर ऑटो इंडस्ट्री में ईवी के मैन्युफैक्चरिंग का और बेहतर लोगों को आगे आकर्षण पैदा किया जाए। तो पीएलआई ऑटो और पीएलआई एसीसी बैटरी की 2 स्कीमों को हम लोगों ने लॉन्च किया और बड़े अच्छे बजट के साथ लॉन्च किया। मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो सरकार का बजट 25,938 करोड़ का था, हमें अनुमान था कि करीब 42,000 करोड़ के रूप में लोग अपना इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको थैंक्स कर रहा हूं ईवी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड के और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड के लोगों को कि सरकार के इस उत्साहवर्धन का आपने जितना डबल रिस्पांस दिया। हम लोग जितना अनुमान किए थे, हमने 43,000 करोड़ का अनुमान किया था, आपने लगभग 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य तक पहुंचने के अपने भरोसे दिए। और मैं आज ये कहने में मुझे फक्र है कि
आपके इस रिस्पांस से आपने, ये 5 बरस की योजना है, 2022 से आपकी डिमांड पर मैंने उसका कार्य आगे 1 साल उसको एक्सटेंड कर दिया है, जो आपके अब वो 27 तक जाएगी। वो 22-23 के शुरुआती दौर में ही आज 13,000 करोड़ का से एबव का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। आपने 1.5 लाख सेमी और हाई स्किल रोजगार का भरोसा दिया था भारत सरकार को, और आप लोगों ने इस भरोसे पर अभी मात्र 1.5 बरस 1.5 बरस तक ये बात पहुंचते ही 28,515 रोजगार आपने प्रोवाइड कर दिया। इसका हमारे पास रिपोर्ट। तो इससे लगता है कि 1.5 लाख से भी ज्यादा आप 2 लाख 2.5 लाख तक रोजगार देंगे। और आप जो आज ही पहले वर्ष में 13,000 करोड़ से एबव आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आप 70 से भी एबव जाएंगे। ये ईवी के फील्ड में, ऑटो के फील्ड में आपका ये जो पीएलआई की योजनाओं को आप लोगों ने जो एक्सेप्ट किया है, और इसमें भारत की जो कंपनियां हैं, मुझे खुशी हो रही है जब यहाँ पर अभी हमारे दोनों माननीय मंत्री श्री बोल रहे थे, बलवंत जी और संघवी जी, तो अभी इसमें टाटा, महिंद्रा, ईथर, ओला और ये सब कंपनियां तो अग्रणी थी, और भी कई कंपनियां हैं, लेकिन मारुति ने भी इसमें कदम बढ़ाया है। ये अच्छे लक्षण हैं। जो देश दिशा में चल रहा है, मारुति भी उसमें चलने लगी, तो मेरी शुभकामनाएं उनको कि यहाँ गुजरात में उन्होंने शुरुआत ईवी में भी की। तो आज इसमें सबसे बड़ा जो हम सब, जो मोदी जी का मंत्र है आत्मनिर्भर भारत का, जो ये वैल्यू एडिशन भारत के अंदर उसको बनाने पर जो ये उन्होंने ये जो खाका खींचा है, इसमें आपका रिस्पांस, हमारी अपील है और बढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। जहां जरूरत हमारे रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं, थोड़े दिन उस स्थानीयकरण के चीजों को जहां जहां जरूरत है वहां रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है भारत को मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का हब बनाना, उस काम में आप सबसे अग्रणी योगदान दे रहे हैं। मैं आप सबके बीच में मैं गुजरात के भी कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। इसमें पीएलआई स्कीम में अभी गुजरात ने भी इस 13,000 में लगभग 600 करोड़ का गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया है विभिन्न औद्योगिक जगत ने, और जो 13,000 के रोजगार हैं उसमें 3,143 का रोजगार यहीं पर दिया इन्होंने गुजरात के अंदर। तो ये सारी अच्छी पहलें चल रही हैं। निश्चित तौर से वाइब्रेंट गुजरात इस पहल को और आगे बढ़ाएगा, इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके बीच में इस निर्माण का जो सबसे महंगा तत्व है बैटरी निर्माण के क्षेत्र में भी भारत ने 50 गीगावाट के टारगेट के साथ एक पीएलआई बैटरी का जो उन्होंने 18,100 करोड़ की स्कीम लॉन्च की है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसमें बैटरी का भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें जो लॉन्च किया है उन्होंने, इस 30 गीगावाट के कार्य प्रगति पर है। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आप इस फील्ड के बहुत ही अनुभवी लोग हैं, आपको सारे आंकड़े बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी इस विषय की महत्ता को देखते हुए कि जहां आज चाइना का ही होल्ड है 85%, मलेशिया 6 से 7% है, और शेष में सारे दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश हैं, ये लेकर के आज भारत में 1 गीगावाट भी बैटरी, एसीसी बैटरी नहीं बन रही है। लेकिन मोदी जी ने इस जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने 50 गीगावाट के कंसेप्ट से, जिसमें 30 गीगावाट के प्रोसेस बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं, 20 गीगावाट में भी जरूरत के डिमांड के हिसाब से स्टोरेज को 10 गीगावाट का हम लोगों ने सपोर्ट देते हुए कि नहीं, इसे स्टोरेज के लिए रिजर्व करेंगे, और 10 गीगावाट वह भी निविदा की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाने वाली है। लेकिन मैं जो मुख्य बात बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की पहल पर, जहां भारत में आज 1 भी गीगावाट बैटरी नहीं बन रही है, इसी 2024 के शुरुआत में मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, पब्लिक में भी कहा था, आज पुनः इस देश के बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट वाइब्रेंट गुजरात में कह रहा हूं
कि इसी जनवरी चल रही है, फरवरी बीतते बीतते भारत में एसीसी बैटरी का उत्पादन शुरू हो जाने की पूरी संभावना है। ये अपने आप में वैश्विक जगत में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि भारत इस दिशा में शुरुआत कर देगा। और मुझे दूसरी सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने एक वातावरण बनाने के लिए कि ईवी व्हीकल्स का सबसे बड़ा उसको आम आदमी की पहुंच तक ले जाने के लिए, जब तक भारत में बैटरी नहीं बनेगी तब तक वो भारत के आम नागरिकों तक उस 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स और सारी चीजें इसमें नहीं जुड़ पाएंगी। उसके लिए एक वातावरण बनाया। जो सबसे बड़ा रिस्पांस है इंडस्ट्रीज के पार्टनर्स का कि हम 50 गीगावाट का, जो हम उनकी मीटिंग्स जब करते हैं तो उन्होंने जो हमें रिस्पांस दिया है, आपने हमें इनिशिएटिव देके इसमें शुरुआत डाल दिया है, तो क्या हम इस इंडस्ट्री को केवल आपकी सब्सिडी तक ही नहीं सीमित है, हम इसका कई गुना खुद बनाने वाले हैं इस इंडस्ट्री से। और वो 100, 130, 35 गीगावाट से ज्यादा खुद इंडस्ट्री के लोगों ने, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे ओला हो, और चाहे उसमें जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जो आगे पार्टिसिपेट करेंगे, उनका रिस्पांस ऐसा शानदार आया है कि भारत कुछ ही दिनों में अपनी जरूरत, आगामी मोदी युग के अगला चरण, मोदी युग के अगला चरण आते आते मेरी बात को नोट करके रख लीजिएगा, भारत अपनी जरूरतों के साथ साथ इस एसीसी में भी निर्यातक देश बन के उभरेगा। ये संभावनाएं भारत के अंदर आज मुझे चारों तरफ से नजर आ रही हैं। इन संभावनाओं के साथ जो इसका सबसे बड़ा एक कठिन पक्ष है, जिसमें अभी मुझे चार्जर के बारे में संघवी साहब भी और बलवंत जी भी कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर बहुत दिलचस्पी लेते हैं। स्वयं इनके संग जुड़ के हम लोगों ने बसों के लॉन्चिंग में, मैं जब यहाँ केवड़िया से बसों की लॉन्चिंग की थी तो उनका आपका मार्गदर्शन यहाँ राजधानी गांधीनगर से मिला था। तो स्वयं इनकी रुचि रहती है बहुत ज़्यादा, इसमें बड़ी पहल रहती है। तो उस दृष्टि से आज जो हमने इसमें लोगों का जो चार्जिंग वाला इशू है वो कठिनाई का, लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा माननीय गडकरी जी का कि उन्होंने इस पहल में अपना योगदान देने का बहुत बड़ा हाथ बटाया है। एक तो उन्होंने पूरे ई बुक मूवमेंट को गति देने के लिए ग्रीन प्लेट सिस्टम का शुरुआत में ही जो उन्होंने शुरुआत किया और उसके लिए इतनी ज़्यादा छूटें, इतना ज़्यादा उत्साहवर्धन प्रदान किया। दूसरा उत्साहवर्धन वो जो चार्जिंग सेटअप बनाने में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो चीज़ें आगे बढ़ी, उसमें माननीय गडकरी जी ने अपनी मिनिस्ट्री से सारे हाईवेज पर कैसे चार्जिंग सेटअप बने, उसमें बहुत ही क्रांतिकारी पहल की है। इसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और हमारी मिनिस्ट्री, और मैं आपको बताते समय मुझे खुशी हो रही है कि 22,000 पेट्रोल पंपों पर, सड़कों के किनारे, जगह जगह, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि केवल चार्जिंग के लिए गाड़ियां नहीं जाएंगी, चार्जिंग के समय में रिक्रिएशन और फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन करते हुए हाफ एन आवर में आदमी चार्जिंग कर लिया, 20 मिनट में चार्जिंग कर लिया, और उस बीच उसके समय की भी बचत हो गई, उसकी जरूरतें भी पूरी हुई। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो कंसेप्ट लेकर के गडकरी जी ने उसमें पहल की है, तो उसमें 22,000 जगहों पर चार्जिंग के सेटअप पे काम आगे बढ़ रहा है। मैंने अपने विभाग का जो इस विषय का बजट था वो सीधे सभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को 800 करोड़ का बजट हैंडओवर कर दिया, ताकि 7,443 चार्जिंग सेटअप वो तैयार कर दे। थोड़ी उनको कठिनाई थी अभी हाल के दिनों में, पीएमपी गाइडलाइन में थोड़ी रिलैक्सेशन की जरूरत थी। चार्जिंग के जो कंपोनेंट थे, कुछ चीजें अभी इस देश में बन रही हैं, कुछ थोड़ी जरूरतें थी, वो भी हाल में रिलैक्सेशन मैंने दे दिया, ताकि बहुत जल्द से जल्द वो चार्जिंग सेटअप 8,000 हमारे सहयोग वाला पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और माननीय गडकरी जी के मंत्रालय के सौजन्य से वो काम संपन्न हो जाए। तो इस दिशा में, हर दिशा में तेजी से ये काम भारत सरकार के पहलों से होता जा रहा है। और इन सब के बीच जो एक महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण बात है कि माननीय मोदी जी का जो सोच रहती है, आप सारी हाई जेंट्रीज, सभी उद्योग जगत के लोगों को वातावरण देना, इंडस्ट्री में उनको अवसर देना, उनके लिए सारी फैसिलिटीज देना, और वैश्विक स्तर पर आप निर्यातक बने। इन नीतिगत पहलों के साथ साथ
हमारे कदम सामान्य मानवी को कितना लाभ पहुंचाते हैं। मुझे स्मरण है इसी गुजरात में बसों के लॉन्चिंग के समय उन्होंने जो वाक्य कहा था, मैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लोगों को अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आज इस वाइब्रेंट गुजरात के इस 10वें संस्करण के मौके पर आप जिस तरह योगदान करके गुजरात और भारत की दोनों की सेवा कर रहे हैं और भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने में आपका योगदान है और 2027 तक अनुमानित 3 ट्रिलियन 5वीं इकोनॉमी की जगह तीसरी इकोनॉमी बनने की संभावनाओं में आपके सबसे बड़े अहम हाथ हैं। उन लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि मोदी जी के उस वाक्य को ध्यान में रखिए जो उन्होंने यहीं कहा था गुजरात की भूमि पर कि हम सामान्य मानवी को जो बसों में सफर करता है उसको ईवी बस इसलिए देना चाहते हैं कि वह भी प्रदूषण मुक्त रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला प्रदूषण मुक्त वाहनों का सदुपयोग कर सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ईवी बसों पर उन्होंने जोर दिया था। तो ये सामान्य मानवी के पहुंच तक भारत का ईवी मूवमेंट उसके उपयोग में आए, इस दृष्टि से आप सब गुजरात के अंदर आप सब अपना इन्वेस्टमेंट करें और देश के इन्वेस्टमेंट में आप सब जो योगदान दे रहे हैं उसका धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः इस बड़ी सहभागिता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं केवल एक अंतिम बात आपकी जानकारी में दे करके अपनी बात खत्म कर दूंगा कि इससे लाभ कितना मिल रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मैंने हाल के अंदर जो आंकड़े उपलब्ध किए हैं 11/1/2024 तक, वो आपके पास भी होंगे कि इससे बचत जीवन के मूल्यवान सांसों के लिए कितनी बड़ी है, जीवन की दिनचर्या के लिए कितनी बड़ी है कि 11,46,524 लीटर प्रतिदिन ईंधन की बचत हुई आज तक के और 3,49,20,276 लीटर ईंधन की बचत केवल फेम 2 के तहत हुई है जो हमारी स्कीम है और 24,51,836 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की कमी प्रतिदिन हुई है। ये रिपोर्ट बताती है कि कितना ये ईवी मूवमेंट कारगर है देश के लिए। और 7,45,78,984 किलोग्राम उत्सर्जन की कमी अभी फेम 2 के तहत हुई है और ईवी सेल फेम 2 के तहत आज मैंने शुरू में बताया 12 लाख से ऊपर आज हमारे फेम के तहत है और लाखों लाख आपके तहत से है। तो यह देश की सेवा है, आम नागरिक के स्वस्थ जीवन की सेवा है। आप सब इसमें सहभागिता करें, यह अपील करते हुए बहुत बहुत सबको शुभकामना, सबको आदरपूर्वक नमस्कार। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। શ્રી સંદીપ સાંગલે સરને વિનંતી કરીએ છીએ ગતિશીલ ગુજરાતના સફળ પ્રણેતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું સ્વાગત સત્કાર કરવા માટે। खूब खूब आभार। जिनकी अगुवाई में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक आज पूरा भारतवर्ष पक्की सड़कों से जुड़ रहा है, नए नए आयाम सर कर रहा है। उनके नेतृत्व में वाटरवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, भारत का जो रोड नेटवर्क था उससे आज दुगना रोड नेटवर्क अचीव कर चुके हैं। The man who strongly believes that good road network brings prosperity to country. Please join your hands in welcoming our Honorable Minister, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, Shri Nitin Gadkari ji. गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय उद्योग मंत्री बलवंत सिंह जी, परिवहन मंत्री हर्ष संघवी जी, उपस्थित सभी मान्यवर, आमंत्रित अतिथिगण और उद्योग जगत के मेरे साथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले वाइब्रेंट गुजरात की इस ग्लोबल समिट में जो बड़े प्रमाण पर आयोजित करके इसको यशस्वी करने का जो कार्य
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी के साथ उनके सहयोगी ने किया है। इसलिए सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि हम देश को गरीबी से मुक्त करें। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हम वर्ल्ड की एक सुपर इकोनॉमिक पावर बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, आत्मनिर्भर भारत बने। पर यह उसी समय संभव हो सकता है कि जब हमारे देश में उद्योग, व्यापार और खेती तीनों क्षेत्रों में विकास होगा। और इन तीनों क्षेत्रों में विकास करने के लिए टेक्नोलॉजी, नॉलेज के साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतनी आवश्यक है। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो उद्योग और व्यापार का विकास होगा, और उद्योग और व्यापार का विकास होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी और हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। और इसी भाव से वाइब्रेंट गुजरात का जो शुरुआत आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने की थी, तो आज उसका बहुत ही यशस्वी स्वरूप आज देखने के लिए मिल रहा है। ये सभी भारतवासियों के मन में बहुत खुशी की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ई-व्हीकल, we need to understand what exactly the problem country is facing. As a transport minister, unfortunately, we are responsible for 40% of air pollution in the country. We have 85% of our fossil fuel, we have import for that. हमारे देश में CO2 गैसों का जो इमिशन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, that is 40%. And now you just understand, because of import bill, the economic challenge is there, and because of air pollution, we are facing a lot of problem. And that is the reason we need to find out the option which is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. Gujarat is one of the important states in the country where their target is within 2-3 years, their 50% of the power will be green power. And for that reason, the way in which we are developing the solar power in the country and we get the investment from abroad also, I am fully confident that in futuristic planning and technology, whatever the power which we want to use in transport sector, preferably that power will be the solar power and green power. So 100% it is a great thing for the country and for sustainable growth, and without pollution, the sustainable development is related with the Happy Human Index. And domestic Happy Human Index is one of the important agenda now in the whole world. The people are talking about it. So I feel that this is to be exactly a correct line. When I taken charge as a minister, our automobile sector number was 7th in the world. But today it is a great pride and pleasure for me that under the leadership of Prime Minister Mr. Modi ji, we achieve a very, very respectable stage. Now we have just surpassed Japan, and our number is 3rd in the world. There is a huge potential in this sector. Sometime I am just lightly telling to the people that we have got a natural expertise how to increase population and how to increase automobile number. So the way in which the automobile number is increased, there is a huge potential. भूपेंद्र भाई, आप इनको कन्विंस कर रहे, इन्वेस्ट करो। मैं 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काम करता हूं, और 4-5 साल पहले जब इलेक्ट्रिक की बात करता था तो मुझे पूछते थे कि गाड़ी बंद होगी तो कैसा होगा, चार्जिंग कैसे होगा। ये उद्योगपतियों को मैं बहुत आग्रह से कहता था
जिन लोगों ने मेरी बात मानी वो बहुत फायदा कमा रहे हैं, बैठे हैं सामने। और जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना, वो एक बहुत बड़े जायंट्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले जो है, उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि इतने जल्दी इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो पहली बात तो ऐसी है कि भूपेंद्र भाई तो न्योता दे रहे आपको, पर आप अगर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन करने में गलती करोगे या आपकी स्पीड कम होगी तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ कितनी प्रमाण में हो रही है आपके समझ के बाहर है। जो लोगों ने ई व्हीकल बनाना शुरू किया उनके यहाँ वेटिंग लिस्ट है। जो पहले बनाने में हिचकिचाते, आजकल लोग मुझे आते कि आउट ऑफ टर्न इस कंपनी की गाड़ी मुझे ई गाड़ी है, मुझे मिला के दो। और स्कूटर और टू व्हीलर में तो 400 स्टार्टअप शुरू हो गए। हमारे टू व्हीलर इंडस्ट्री में बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, उनमें से 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होती है। अब 400 छोटे छोटे बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर, कहाँ कहाँ लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे, बेंगलोर में। तो देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल। जिसको बस में बैठना है वो बैठो। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक हॉर्सेस अप टू द वाटर, यू कैन नॉट मेक देम मैंडेटरी टू ड्रिंक द वाटर। तो मैं, भूपेंद्र भाई कहेंगे इन्वेस्ट करो, मैं आपको कहूंगा इन्वेस्ट करो, अदरवाइज यू मिस द बस, आप अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। केवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत डिमांड है। और हमारा टारगेट है कि अभी ये इंडस्ट्री हमारी है, ये 12.5 लाख करोड़ की है। दिस इज द इंडस्ट्री विच हैव 4 लाख करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट, एंड दिस इज द इंडस्ट्री विच हैज ऑलरेडी क्रिएट 4 करोड़ जॉब्स। This is the industry which is giving maximum revenue as a part of GST to the state government and central government. और इसलिए अभी हमारा टारगेट है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोच में काम कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें हमको अब ऑटो इंडस्ट्री को करीब 25 लाख करोड़ का ये टारगेट हमको पूरा करना है और हमको नंबर 1 पर पहुंचना है। अवर मिशन, अवर टारगेट इज टू मेक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसलिए सरकार ने काफी निर्णय किए हैं और गुजरात भी इसमें हब बन गया है। गुजरात में ऑटो क्लस्टर्स में अहमदाबाद में सानन, वडोदरा में हलील, मंडल, बिचराजी, हंसलपुर, विठलपुर, सब जगह पर ये क्लस्टर्स बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और इसके कारण एंसेलरी इंडस्ट्रीज में भी काफी डेवलपमेंट हुई है। और मुझे लगता है कि अब आपको ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की कमी नहीं रहेगी और जितना नंबर बढ़ेगा उतनी कॉस्ट कम होगी। मुझे याद है, मैं मुंबई में मंत्री था 95-2000 में, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के इंस्पेक्शन के लिए जाता था। तो वहाँ मोबाइल फ़ोन उस समय शुरुआत हुई थी। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि यहाँ जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन दो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन किया था। तब एक एरिक्सन का मोबाइल 1,30,000 रुपये का मिल रहा था। जब नंबर बढ़ गया तो अब मोबाइल फ़ोन 3,000 और 4,000 रुपये में मिल रहे हैं। यही बाजार होने वाला है। जो पहले शुरू करेंगे वो मलाई खाएंगे और बाद में जो आएंगे वो केवल टर्नओवर करेंगे। और कंपटीशन होनी चाहिए, मोर कंपटीशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। और इसलिए वर्ल्ड पूरा मार्केट हमारे सामने है और इसलिए वाइब्रेंट गुजरात में आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत जल्दी उसको आप आइए और काम करिए। मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़े बड़े कंपनी थी जो मैं उनको 4 साल पहले कहता था, नो वी हैव ए प्लान फॉर 2024। मैंने बोला आप बस मिस करोगे। नो बट वी हैव प्रॉब्लम। वो अपनी बातों में रहे। अब उनका सेल कम हो गया और जो आगे उनका बढ़ गया। अब शेयर मार्केट में जिन्होंने शुरू किया उनका शेयर बढ़ा, उनका मार्केट बढ़ा, उनकी डिमांड बढ़ी, दे आर हैप्पी। और जो लोग सोच रहे थे, सोचेंगे, करेंगे, प्लानिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं
कि रिसर्च में भी करना ही चाहिए, रिसर्च और टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई है तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप. So this is the appropriate time for all of you to take a positive decision as far as your investment in e-vehicle, e-mobility. भारत में 35.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं. भारत में 2021 के तुलना में 2023 में 15 लाख से अधिक ईवी बिक्री 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. 2030 तक एनुअल ग्रोथ रेट 50% होगा. अनुमान है कि भारत का ईवी मार्केट 2030 तक 1 करोड़ यूनिट एनुअल सेल और 5 करोड़ रोजगार निर्माण करेगा. जो नीति आयोग का ये जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि ईवी मार्केट पोटेंशियल 2030 तक ये 20 लाख करोड़ का है. ईवी फाइनेंसिंग मार्केट का साइज 2030 तक 4 लाख करोड़ है. वर्तमान में गुजरात में ईवी की संख्या 1.7 लाख है और 2022 में सबसे ज्यादा ईवी की बिक्री 69,000 यूनिट 2021 से आज तक 606% राइज गुजरात में हुआ है. और मुझे लगता है कि ये अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल, तो मुझे लोग प्रश्न पूछते कि मैं सब बातों के हाइड्रोजन की बात करता हूँ, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी. तो एक कॉमन क्वेश्चन सब जगह होता है कि इतना सब आप शुरुआत कर रहे हो तो फिर क्या होगा आगे, हमारा इतना कंपटीशन हो जाएगा. मतलब कुछ नहीं होता. ये इतना बड़ा समुंदर है फॉसिल फ्यूल का कि आप सब में जितना दम है उतनी पटक लो तो भी इंपोर्ट करना है, ये बहुत कठिन काम है. अभी मैं बेंगलोर में गया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी के लॉन्चिंग के लिए. तो जेसीबी को मैंने कहा था कि आप हाइब्रिड बनाओ, डीजल के साथ सीएनजी का बनाओ. बहुत पीछे पड़ के मैंने बनाया आग्रह करके. अब उनको 1000 जेसीबी का ऑर्डर रशिया में मिला इस प्रकार का. अब इलेक्ट्रिक पर बड़े बड़े बुलडोजर से लगकर इलेक्ट्रिक पर आ गए, जो मैंने अभी इस समय बेंगलोर में लॉन्च किए. तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक तो इंडिजिनस है और वो भी हमारे यहाँ ग्रीन पावर बढ़ रही, हाइड्रो पावर बढ़ रही, थर्मल पावर हम कम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर में हम है ही नहीं. पर ये जो सोलर पावर बढ़ रही है, जब मोदी जी ने गुजरात में पहला प्रोजेक्ट किया था 16 रुपए यूनिट थी, अब 2 रुपए 40 पैसे यूनिट आई है. और आप अगर उम्मीद करोगे, आप अगर कंपैरिजन करोगे कि 1 लीटर पेट्रोल कितना एवरेज मिलता है और इलेक्ट्रिक चार्जिंग करने से कितने यूनिट में कितना एवरेज मिलता है, मुझे तो लगता है कि इतना बेनिफिट है कि बताने की जरूरत ही नहीं. जो एक बार लेता है थोड़ा कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी. और एक बात मैं आपको अनुरोध करूंगा कि मेरे पास टोयोटो की हाइब्रिड गाड़ी है इनोवा फ्लेक्स इंजन पर. वो मैं उसको हाइड्रोजन की गाड़ी और इथेनॉल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी में ही घूमता हूं. तो मैं इसका प्रचार ही करता हूं. ये पेट्रोल डीजल वालों को देश से, जैसे अंग्रेजों को हमने भगाया था, ऐसे मैं तो मिशन के रूप में काम कर रहा हूं. तो ये जो गाड़ी है ये 60%, 100% उसमें बायो इथेनॉल यूज होता है. इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर. इतनी सुंदर गाड़ी है, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, कभी बंद नहीं पड़ी. ये पांडे जी बैठे हैं उसमें. अब वो गाड़ी जो है वो इथेनॉल डालकर 120 रुपए लीटर के पेट्रोल के बजाय 60 रुपए लीटर का इथेनॉल डालकर वो उसमें 60% बिजली पे चलती है और 40% इथेनॉल पर चलती है. तो पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज अगर काउंट करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है. और ये इथेनॉल हमारे देश में किसान बनाते हैं. तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्लेक्स इंजन को भी आप आपके पॉलिसी में लाइए, क्योंकि गुजरात के जो किसान हैं वो ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, सी मोलाइसिस से, बी मोलाइसिस से, अब बाम्बू से और सबसे इथेनॉल बना रहे हैं.
तो इथेनॉल विथ इलेक्ट्रिक, ये जो फ्लेक्स होगा, ये ग्राहकों के लिए भी सस्ता होगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर है, ग्रीन फ्यूल है, और ये भी 60% इलेक्ट्रिक है। और अभी बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सबकी टू व्हीलर भी फ्लेक्स इंजन पे तैयार हुई है। और फ्लेक्स इंजन पर अभी ट्रैक्टर वाले जो थे उनको यूरो 6 के नाम पर बड़े मेरे ऊपर नाराज थे, बोले इसको बढ़ा दो, मुदत बढ़ा दो। मैंने बोला बढ़ा देता हूं, मेरी एक कंडीशन है। तो मैंने सबको बुला रखा है, मुझे लिख दो 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर, सीएनजी का ट्रैक्टर, एलएनजी का ट्रैक्टर, ये आप लॉन्च करोगे और मार्केट में लाओगे, ये लिख के दो। मैं यूरो 6 के नाम पर नहीं जाता, मैं रुक जाता हूं। उनने लिख के दिया। तो आने वाले समय में हमारे ट्रैक्टर भी उस पर कन्वर्ट होंगे। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो हमारे देश में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की अलायंस भी हुई G20 में, तो मेरा अनुरोध है कि इलेक्ट्रिक का ही है 60%, तो इसका भी इसमें आप जरूर विचार करिए। जहां तक मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक में जो इन्वेस्टमेंट है तो होगी, पर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक भी बना, मैंने लॉन्च किया अभी बंगलोर में, और प्रॉब्लम यह है कि लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट जब हमने शुरुआत की थी $150 पर किलोवाट पर आवर कॉस्ट थी। अब वो 112, 115 तक आई थी, अभी आज मैंने सुना कि 112 तक आई है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले साल भर के अंदर ये कॉस्ट $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी, तो पेट्रोल व्हीकल की और इसकी कीमत लगभग सेम हो जाएगी। और इसलिए आप काफी लोग लिथियम आयन बैटरी में भी और बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री हमारे आईआईटी में, हमारे रिसर्च में काफ़ी डेवलप हो रही है। गुजरात में भी एल्यूमिनियम आयन पे भी काम हुआ है। तो मुझे लगता है जल्दी ही हमको इसमें सफलता मिलेगी। और जम्मू में हमको अब लिथियम आयन का स्टॉक भी मिला है जो वर्ल्ड का 6% है। और हम कोशिश करें, बीच में मैं कश्मीर गया था तो मैंने एलजी साहब को कहा था कि जल्दी इसका माइनिंग करो, क्योंकि हम 1200 टन ये लिथियम आयन हम इंपोर्ट करते हैं। अगर ये देश में होगा तो हम लोग आजू बाजू के किसी भी देश में जो कॉस्ट होगी उसकी तुलना में हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे और वर्ल्ड का पूरा ई व्हीकल का मार्केट हम कैप्चर कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने डबल डेकर बस शुरू की। ये डबल डेकर बस पहले मुंबई में लॉन्च करने का मौका मुझे मिला। मैं हिंदुजा के पीछे बहुत लगा था। जब मैं लंदन गया था तब मैंने उनकी वहाँ इलेक्ट्रिक बस देखी, तो मैंने उनको कहा आप इंडिया में लाओ। और अभी जो मुंबई में हुई वो आपने यहाँ शुरू की, ताकि उससे कॉस्टिंग में और फायदा होगा। अब इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस आ रही है। ये सबसे पहली बात जो है कि ये चार्जिंग वाला विषय दिमाग से निकाल डालो, क्योंकि ये एक स्कूटर दिन भर में कितनी चलती है, इसका तो बड़े रेप्यूटेड कंपनी जो बस सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है उन्होंने स्टडी किया तो स्कूटर चलती है, एक कंपनी के सर्वे में है 24 मीटर और दूसरे कंपनी के यहाँ है 26 किलोमीटर। तो मुझे लगता है एक बार रात को घर में चार्ज करेंगे तो ये बड़े कंपनियों का जो है वो 125 किलोमीटर का चार्जिंग है। पर हमारे भारतीय लोग बहुत होशियार हैं। कुछ स्टार्टअप शुरू किए, उन्होंने 60 और 70 किलोमीटर की बैटरी डाली, कॉस्ट कम की, वो 1,40,000 में बेच रहे, वो बोल रहे हम 80,000 में 70,000 में बेचेंगे और वो पॉपुलर हो गई। तो मेरा कहना यही है कि चार्जिंग की चिंता मत करिए। हम एनएचआई के तरफ से 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे जहां हमने चार्जिंग की व्यवस्था की है। और उसमें भी पहले मोबाइल में प्रॉब्लम रहता था कि ये कंपनी का चार्जर अलग, उस कंपनी का अलग, उसका अलग, तो वो भी व्यवस्था में यूनिफॉर्मेशन आ गया है। और इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए चार्जिंग की कोई, मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको कहूंगा कि जैसे ई व्हीकल है वैसे हम रोपवे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे, स्काई बस,
अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन में एक बस देखी, डॉफलमेयर करके कंपनी, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, 200 लोग बैठते हैं। तो अभी क्या है, बेंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है, और अब अहमदाबाद में कहाँ रोड विड्थ बढ़ोगे आप? तो बीच के एक पिलर पर लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक विषय है जिसका आप जरूर विचार करिए। अभी मैं दिल्ली से जयपुर केबल डालकर ई हाईवे बनाने के लिए हम बातचीत चल रही है, और मुझे तो लगता है बीओटी पे हो जाएगा। और उसके साथ और एक सिस्टम है जो फ्लैश चार्जिंग, हिटैची का है। अब वो बाकी काफ़ी है, यूरोप में भी अब आ रही, स्विट्जरलैंड में भी आई है, कि एक जगह बस खड़ी हो जाएगी, 5 मिनट में चार्ज होगी, 80 किलोमीटर चलेगी, तो वो केबल डालने की जरूरत नहीं है। अभी मैं झेकोस्लोवाकिया में स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, 3 बसेस एक जगह है और इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो मुझे लगता है केवल सिटी के लिए नहीं, पर जैसे मुंबई से हम पूना तक जाते हैं, मुंबई से नासिक तक जाते हैं, या अहमदाबाद से हम उदयपुर तक जाते हैं, ऐसे रोड और एनएचआई के रोड बड़े बड़े बन गए। मेरा तो प्लानिंग है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इलेक्ट्रिक केबल बने, और इलेक्ट्रिक केबल में हमारे ट्रक इलेक्ट्रिक पे चले, और एक ट्रक को 2 ट्रक पीछे में लगे, और वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे, तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 16% है, 14 से 16%। चाइना की 8% है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर आएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी, और 8% में आएंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्रदूषण नहीं होगा। तो पहली बात तो आप ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपके यहाँ हमने 12 रोपवे और केबल कार के प्रोजेक्ट पर हमने रिसीव किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी, उस प्रोजेक्ट का डीपीआर भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके साथ इलेक्ट्रिक बस, केबल बस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बस हम जो खरीद रहे हैं, जो महेंद्र पांडे जी जिसके लिए काफ़ी सब्सिडी देते हैं, उसमें लिथियम अभी वो भी बंद करने के मूड में है धीरे धीरे। कैसे चाय कंपनी ने पहले चाय फुकट पिलाती थी, अब लोगों को आदत लग गई तो फिर उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया। तो महेंद्र पांडे जी का भी अभी अनुभव है, अब इलेक्ट्रिक काफ़ी एक्स्टैब्लिश हो रहा है। तो मेरा विश्वास है कि ये जो इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा, इसका काफ़ी फायदा होगा। इसलिए केबल या फ्लैश चार्जिंग दोनों टेक्नोलॉजी पर काफ़ी हमारी इंडियन कंपनियां भी काम कर रही है, और मुझे लगता है कि इसके कारण हम टिकट रेट 30 से 40% कम कर सकेंगे। हर बस को एयर कंडीशनिंग बनाएंगे, कंफर्ट लेवल ज़्यादा देंगे, और जो 200 किलोमीटर जाएगी अहमदाबाद से दिल्ली, वो बस में जैसे प्लेन में हमको चाय नाश्ता मिलता है, उसकी भी व्यवस्था होगी। तो लोगों को कंफर्ट्स अच्छे देकर रेट 30% कम करके और प्रदूषण को खत्म करके हम ये ऑप्शन दे सकते हैं। मुझे लगता है ये भी आप जरूर सोचिए। फ्लेक्स इंजन जिसमें 60% इलेक्ट्रिसिटी और 40% बायोफ्यूल, ये भी अच्छा है, और ये भी होने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा होगा। जहाँ तक एनटीपीसी ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन बेस्ड, ये हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, आप सब पे काम करिए। इसका कारण ये इतना बड़ा है कि सब करेंगे तो भी ये कठिन है। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने स्क्रैपिंग में देश में सबसे अच्छा काम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ इसलिए आइए कि यहाँ स्क्रैपिंग के यूनिट्स जो लगे हैं गुजरात सरकार में, वो काफ़ी यूनिट बहुत अच्छे तरीके से शुरू भी हो गए हैं। गुजरात में 15 साल पुरानी 16 लाख गाड़ियां हैं, और ये गाड़ियों का अगर स्क्रैपिंग होगा तो प्लास्टिक, रबर, स्टील, एल्यूमिनियम सब सस्ता हो जाएगा। आपके कंपोनेंट की कॉस्ट 30-40% कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और मार्केट में और इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और इसलिए गुजरात में इन्वेस्ट करने में स्क्रैपिंग यूनिट जो आज अच्छी तरह 15 साल पुरानी गाड़ियों की उपलब्धि और ये यूनिट के कारण आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ई व्हीकल की गुजरात में कम होगी। ये भी आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
मैं ये जो इसमें स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर और प्लास्टिक, ये तीनों पांचों मटेरियल आपको नए प्रोडक्ट में लगेंगे, इसका रिसाइकलिंग होगा। हमने अभी अहमदाबाद डोलेरो जो रोड बनाया गुजरात में, इस अहमदाबाद शहर का 25 लाख टन कचरा हमने रोड में डाल दिया। और दिल्ली में गाजीपुर करके टेकड़ी है जिसमें अभी वो 7 मीटर कम हो गई, उसका भी 30 लाख टन कचरा हमने UR2 बनाया, उसमें डाल दिया। तो मैं अक्सर एक बात, दो बातें कहता हूं, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. One is very important, that is knowledge to wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And second is waste to wealth. और दोनों बातें गुजरात में हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके कारण वी विल रिड्यूस द कॉस्ट और वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी भारत सरकार में इलेक्ट्रिक को तो हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं, और जितना दम है इतना इनको खोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये लाखों में ही खेल रहे हैं, अभी तो करोड़ों में लगेगा। और पुरानी गाड़ियां भंगार में जाने के लिए जो सिस्टम बनाई है, अभी तो शुरुआत हो गई है। तो नेचुरली बड़े प्रमाण पर ट्रक आएंगी, बसेस आएंगी इलेक्ट्रिक पर। तो फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायो फ्यूल, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो हाइड्रोजन है वो भी गुजरात के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फार्मर सेंट्रिक हूं, ये सब हमारे देश का जो GDP ग्रोथ है उसमें 22 से 24% ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आती है, और 12 से 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आती है। मैं किसानों में काम करता हूं और इसलिए मैं 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल इथेनॉल में पीछे लगा। अब तो इतनी क्रांति हुई कि इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्लांट डाला है। ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ, इसको जलाते हैं लोग, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। तो हरियाणा सरकार ने 1000 रुपये टन सब्सिडी दी उसके लिए, और आज परली से हम लोग 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहे हैं पानीपत में, और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं, और अब वो बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। अब इथेनॉल से भी बायो एविएशन फ्यूल बनेगी। हमारे यहाँ 2 साल पहले 26 जनवरी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट इथेनॉल पर चले। तो हमारे किसानों को समृद्ध संपन्न करना है, तो ये जो 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, इसको अगर हमको 24% तक लेके जाना है, तो ये मक्का, चावल, गेहूं कितना भी करे, इससे उतना प्रॉफिट नहीं निकलता। वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने, विटामिन दाता बने और हवाई ईंधन दाता बने, तो किसानों की प्रगति और विकास काफी ज्यादा हो सकता है। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइजर में हम लोग वर्ल्ड के फर्स्ट मैन्युफैक्चर, पहले नंबर पर है। मैंने उस फैक्ट्री को लॉन्च किया था, पर 1 kg हाइड्रोजन के लिए हमको 50 यूनिट बिजली लगती है, और सोलर की बिजली भी पकड़ेंगे तो भी 3 रुपए ने 150 रुपए हो गई, तो कॉस्ट बढ़ती है। जो पेट्रोलियम से हाइड्रोजन बनता है वो ब्राउन है, जो कोयले से बनता है वो ब्लैक है, और जो बायोमास से और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनेगा वो ग्रीन है। तो अब हम ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन हमने खोला है भारत सरकार ने, और टाटा और लेलैंड ने अपने IC इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर ट्रक तैयार हो गए हैं, हाइड्रोजन पर गाड़ियां, रेलवे के इंजन अब चलने वाले हैं। तो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, ये हाइड्रोजन में है। मेरे पास जो गाड़ी है जापान के टोयोटो की हाइड्रोजन पे चलने वाली, जिसमें मैं चलता हूं, उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है और मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर एवरी कंट्री इन देयर डेवलपमेंट। और इसलिए आप इलेक्ट्रिक के साथ ये हाइब्रिड हो सकता है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है
कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी है, गुजरात में काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में देश के इंपोर्ट को कम करना, जो 85% फॉसिल फ्यूल है अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कम करने में अभी आप इतना सब होने के बाद 1% भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप काहे के लिए चिंता कर रहे हो कि ये आएगा वो आएगा तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम डालो, इन्वेस्टमेंट करो। मैं बताता हूँ, मैंने आज तक जो बोला है 101% वो पूरा सिद्ध हुआ है। मैं कोई इंडस्ट्री करके, मैं कोई बिजनेसमैन करके नहीं बता रहा हूँ आपको, पर मेरी बात जो होती है वो 100% होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और आज वो भी लोग मानने, मैं नाम नहीं लेता उनका, देश के सब बड़े 5 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में है, मुझे बोले नितिन जी तुमने कहा था, मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं था मुझे इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर अब हमको लग रहा है कि हमने बस मिस की है। अगर आपको बस मिस नहीं करनी है तो इमीडिएटली आप तुरंत फास्ट ट्रैक पर आप इन्वेस्टमेंट करिए, ई व्हीकल में, ई हाइब्रिड व्हीकल में, फ्लेक्स इंजन में, बैटरी में। मुझे लगता है कि गुजरात में जैसा प्रदेश है कि जहाँ सब प्रकार की फैसिलिटी उन्होंने उपलब्ध करा कर दी है, मेरा विश्वास है कि इस विशेष रूप से वाइब्रेंट गुजरात के इस कन्वेंशन में आप सबको मुख्यमंत्री जी ने न्योता दिया है। गुजरात इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री और आप सब प्रकार के एंसिलरी यहाँ है और इसलिए निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब गुजरात बने और जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री और सरकार की जो भूमिका है वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप जरूर पॉजिटिवली इसमें विचार करिए। इसी अनुरोध के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your significant address. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની આગેવાનીમાં વિકાસના એક નવા યુગનો પ્રારંભ થયો છે. આ જ પંથે આગળ વધતા ગુજરાત એટલે વિકાસ અને વિકાસ એટલે ગુજરાત એ પ્રસ્થાપિત થયું છે. ગતિશીલ ગુજરાતના સફળ પ્રણેતા, મૃદુ પણ મક્કમ ખંતીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આ પ્રસંગે પ્રેરક ઉદ્બોધન આપવા માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 અંતર્ગત આયોજિત ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ ચાર્જિંગ સેમિનારમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીજી, કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર મહેન્દ્રનાથજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, अधिक मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, श्री एस.जे. हैदर, सुजुकी ग्रुपना एक्झिक्युटिव डायरेक्टर श्री राहुल भारती, उद्योग जगतना सौ आमंत्रित महानुभावों, उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2003માં પ્રથમ વાયબ્રન્ટ સમિટના બીજ રોપ્યા હતા. 2003માં જ્યારે પહેલી વાયબ્રન્ટ સમિટ યોજાઈ ત્યારે તેની થીમ હતી ગુજરાત ગ્લોઈંગ ગ્લોબલ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આજે વાયબ્રન્ટ સમિટની 10મી એડિશનમાં ગુજરાત વિશ્વ માટે ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર બનવા માટે સજ્જ છે. ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरिंग, फार्मा तथा केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में पण गुजरात आज अग्रिम स्थान पर है. नवा भारत में उभरता सेक्टर्स में वडाप्रधानश्रीना दिशा दर्शन में गुजरात लीड लेवा पण तैयार है. वडाप्रधानश्रीनी विजनरी लीडरशीप में देश में ग्रीन ग्रोथ ने प्रोत्साहन आपवामां आवी रह्युं छे. ग्रीन ग्रोथ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर वगैरह नवा युगना उभरता सेक्टर्स है
જે ઇનોવેશન અને સસ્ટેનેબિલિટીને પ્રોત્સાહન પણ આપે છે. વાયબ્રન્ટ સમિટની આ 10મી એડિશનમાં અમે આવા ઉભરતા સેક્ટર્સ પર ફોકસ કરીને વિશેષ સેમિનારના આયોજન કર્યા છે. મને વિશ્વાસ છે કે ગ્લોબલ ઓટોમેટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને ખાસ કરીને ગુજરાતના ગ્રોથ માટે ઈવીની ભૂમિકા નક્કી કરવામાં આ સેમિનાર ઉપયોગી બનશે. આપણે એવા યુગમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે જ્યાં ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટની સાથે સાથે પર્યાવરણ પ્રત્યે પણ આપણી જવાબદારી નિભાવવી પણ એટલી જ જરૂરી છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગ્લોબલ વોર્મિંગ સાથે લડવા માટે ગ્રીન ક્લીન એન્વાયરમેન્ટને મહત્ત્વ આપ્યું છે. આપણે દૈનિક જીવનમાં પણ પર્યાવરણ પ્રિય લાઇફસ્ટાઇલ અપનાવીને મિશન લાઈફનો બહુમૂલ્ય વિચાર વડાપ્રધાનશ્રીએ આપ્યો. વાહનોના ધુમાડેથી થતું એર પોલ્યુશન એક મોટી સમસ્યા છે. બદલતા વૈશ્વિક પ્રવાહોની સાથે કદમ મેળવતા વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશવાસીઓને ગ્રીન ગ્રોથ માટે ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીનો વિચાર આપ્યો અને ગ્રીન ગ્રોથ સાથે આગળ વધવા આપણી ઓટોમોટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ ગ્રીન મોબિલિટીની દિશામાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ રહી છે. આજે ટ્રેડિશનલ મેન્યુફેક્ચરિંગની સાથે ક્લીન ગ્રીનર અલ્ટરનેટિવના રૂપમાં ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પર ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગ જોર આપી રહ્યો છે. ઈવીને એક્સેસિબલ, એફોર્ડેબલ અને એફિશિયન્ટ બનાવવા માટે દેશ અને ગુજરાતમાં મોટા પાયે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પર કામ થઈ રહ્યું છે. ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ તરફ શિફ્ટ થવું એ માત્ર ટેકનોલોજીકલ ટ્રાન્સમિશન નથી, પરંતુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને સસ્ટેનેબિલિટીમાં મૂળભૂત પરિવર્તન લાવવાનો અભિગમ છે. આ નેશનલ પ્રાયોરિટીઝની દિશામાં ગુજરાત સસ્ટેનેબલ ભવિષ્યના દ્રષ્ટિકોણને અનુરૂપ પોલિસીસ તથા સ્કીમ લાગુ કરવામાં પણ અગ્રેસર રહ્યું છે. ગુજરાતમાં અમે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે ઇન્વેસ્ટર્સને આકર્ષિત કરવા, R&Dને પ્રોત્સાહન આપવા તેમજ ચાર્જિંગ અને મેન્ટેનન્સનું રોબેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રોએક્ટિવ રહ્યા છીએ. અમારી મુખ્ય પોલિસીસ એન્ટાયર ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ વેલ્યુ ચેઇન માટે અનુકૂળ ઇકોસિસ્ટમ તૈયાર કરવાના લક્ષ્ય માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. માંડલ, બેચરાજી અને ધોલેરા જેવા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજનમાં ઈવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રોડક્શન યુનિટ શરૂ કરીને આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ગ્રોથમાં યોગદાન આપી શકે એ હેતુથી સીમલેસ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કર્યું છે. ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલની સફળતા ચાર્જિંગ સ્ટેશનોના મજબૂત નેટવર્ક પર નિર્ભર કરે છે. એ માટે ગુજરાતે ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ડેવલપમેન્ટમાં મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. અમે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઈવી પોલિસીઝ 2021નો સફળતાપૂર્વક અમલ કર્યો છે. લોકોને ઈવી એડોપ્ટ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા સાથે સરકારી પરિવહનમાં પણ ઈવી અપનાવ્યા છે. આજે આશરે 500 જેટલી ઇલેક્ટ્રિક બસ ફ્લીટ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં કાર્યરત છે. આવા પ્રયાસોથી 5 વર્ષમાં રાજ્યમાં ઈવી વેચાણમાં 147% જેટલો વધારો થયો છે. અમે ઇનોવેશન ઇઝ ધ કી ટુ સસ્ટેનેબલ ગ્રોથમાં વિશ્વાસ કરીએ છીએ. ઇનોવેશનથી સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપીને અમે ગ્લોબલ ઇલેક્ટ્રિકલ મોબિલિટીમાં રેસમાં અગ્રીમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીશું એવો મને વિશ્વાસ છે. આપણે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને કોલોબરેશનને આકર્ષિત કરવાની આપણી ક્ષમતાનો લાભ ઉઠાવીને ગ્લોબલ ટ્રેન્ડ્સ તથા સ્ટ્રેટેજી સાથે ચાલવાની તૈયારી કરી લીધી છે. ઈવી મેન્યુફેક્ચરિંગથી આપણું લક્ષ્ય માત્ર ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ પૂરી કરવાનું નથી, પરંતુ સસ્ટેનેબલ ટ્રાન્સપોર્ટની દિશામાં વૈશ્વિક પરિવર્તનમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપવા આપણે તૈયારી કરી છે. જો આપણે ભવિષ્ય તરફ જોઈએ તો આ પરિવર્તનને આગળ વધારવામાં પ્રાઇવેટ સેક્ટરની ભૂમિકાને સ્વીકારવી પડશે. હું બિઝનેસ લીડર્સ, ઉદ્યોગ સાહસિકો તથા ઇન્વેસ્ટર્સને ગુજરાતની ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ ઇકોસિસ્ટમમાં સક્રિયતાથી ભાગ લેવા આગ્રહ કરું છું. આપણે સાથે મળીને સસ્ટેનેબલ, એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી તથા ઇકોનોમિકલી વાયેબલ ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. ઈવી ઇકોસિસ્ટમમાં ગ્લોબલ લીડર્સની સાથે મળીને બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ શેર કરીને ઈવી નોલેજ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ હબના
રૂપમાં અગ્નિ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીશું એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આપના प्रेरक उद्बोधन માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. अपना अमूल्य समय देने के लिए और हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी मंचस्थ महानुभावों का खूब खूब धन्यवाद. जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी मंचस्थ महानुभावों के लिए. Thank you all the respected dignitaries for